हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को दोगुनी करने के लिए हम यहाँ पर आज की वीडियो में लेकर आए हैं अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 4 पेपर कोड 347 केडी के पार्ट 2 को। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2 और 3 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। उनके पेपर कोड थे 347 के बी और के सी। अब देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अनसोल्ड पेपर में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 के का पार्ट तक हमने कल वाली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के ख पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के ख पार्ट निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि 2 मार्क्स की डायरेक्टली पूछी गई थी। इसमें फर्स्ट अभिक्रिया तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया, इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला देखिए, इसमें ही पार्ट है फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। आगे देखिए, ग पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ग है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेसी नाम लिखें। यहाँ पर हमें आयुपेसी नाम लिखने हैं और हमें ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं, यानी कि 2 संकुल दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ है, विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। और देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 के क को मोललता की परिभाषा दीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ख, 4 का ख, कालौश का नियम लिखिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने से कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घ है, जब Mn का एक भूरे रंग का लवण A HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। आधिक्य में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है, तो A, B व C को पहचानिए तथा होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ख, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें हमसे बोला गया है फर्स्ट तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया, और सेकंड पार्ट में बोला गया है फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, हम यहाँ पर करेंगे तनु HNO3 की फिनॉल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, पहले बात करते हैं फिनॉल की। तो देखिए, फिनॉल का जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है बेंजीन रिंग। ये होगी बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर OH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉल, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं C6H5OH, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हमसे बोला गया है तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया, तो हम यहाँ पर लेंगे फिनॉल। हमने यहाँ पर लिया है फिनॉल, बेंजीन रिंग पर OH, ये है फिनॉल। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिए, तो ये क्या है, ये है फिनॉल, बेंजीन रिंग पर OH। इसकी हमें किसके साथ क्रिया करानी है, तो इसकी क्रिया करानी है हमें तनु HNO3 के साथ। HNO3 लेंगे, यानी कि नाइट्रिक अम्ल, लेकिन होना चाहिए तनु। तो देखिए, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो इसकी क्रिया कराएंगे हम 273 केल्विन ताप पर। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, ये है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पर OH, और यहाँ पर देखिए ये है ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा NO2। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा NO2। तो और देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NO2, ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये पैरा, और ये मेटा, ये ऑर्थो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है O नाइट्रोफिनॉल, यानी कि आप इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, और हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये भी देखिए बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH और यहाँ पर पैरा पर आ जाएगा NO2।
तो इस कंपाउंड का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको बोलेंगे पैरा, P फॉर पैरा, नाइट्रोफिनॉल। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया कराई है, तो हमारा क्या बनकर आया है। तो हमने यहाँ पर फिनॉल की तनु HNO3 के साथ 273 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया है, तो हमारा बनकर आया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और P फॉर पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए फ्रेंड्स अगला पार्ट है हमारा फिनॉल के जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है फिनॉल के जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। तो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होगा, ये होगा फिनॉल। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको देखिए समीकरण के नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए फिनॉल की किसके साथ क्रिया करानी है, क्लोरोफॉर्म। और हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। हम फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ और किसके साथ क्रिया कराएंगे, ये कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये है बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ये OH, और यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर CHO, यानी कि ये कंपाउंड हमारा बनकर तैयार हुआ है सैलिसैल्डिहाइड। क्या कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, ये कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, कौन सा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, सैलिसैल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर OH ऐसा कैसे, और देखिए यहाँ पर ये CH और एक O हमने यहाँ से ले लिया। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अभी हमारी समीकरण संतुलित नहीं है। तो अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो हमें यहाँ पर 3 से ही गुणा करनी होगी। तो ये हो जाएगा, ये Na चला जाएगा Cl के साथ, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि 3NaCl, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा 2H2, जिसको हम जल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कुछ याद आ रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप ये अभिक्रिया का नाम कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपको एकदम देखते ही याद आ गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, मैंने आपको बहुत बार कराई हुई है, तो इसका नाम आप कमेंट कर जरूर बताना, या इसका नाम हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड और जल बनकर तैयार हुआ है। तो ये अभिक्रिया का नाम आप कमेंट कर जरूर बताना, और जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे यानी कि उसकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, और उसके इस बार 95+ आने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ग पार्ट है, निम्नलिखित यौगिकों के हमें IUPAC नाम बताने हैं। तो हमें देखिए ये 2 दिए हुए हैं, हमें इनका IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे CH3, CO, CH2 की 4 CH3 का, ठीक है। अब हम इसका IUPAC नाम बताएंगे। तो IUPAC नाम बताने के लिए हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसको हमें लिखना होगा ठीक से। तो CH3, C, यहाँ पर है O, डबल बॉन्ड O, ये है CH2, कितने बार, CH2 है 4 बार, तो CH2 कितने बार हो गए, 4 बार, और ये आ गया CH3। तो यहाँ पर अब हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 7। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो आ जाएगा हेप्ट। और देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा हेप्टेन। क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के साथ, तो इसमें है एन आ जाएगा, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, तो यानी कि बन जाएगा हेप्टेन। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको और क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 पर क्या है, 2 पर है हमारा कीटोन ग्रुप, तो यानी कि इसको IUPAC में लिखते हैं ओन, तो यहाँ पर हो जाएगा हेप्टेन 2 ओन, या देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, हेप्टेन 2 ओन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला IUPAC अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला है सेकंड, इसको यहाँ पे उतारते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है CH3, CH2, CH, Br,
CH2, CH, CH3, CHO। और फ्रेंड्स एक बात और, जैसे हम ये यहाँ पर अनसोल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए आप जानते हैं आपकी डेट शीट आ चुकी है, तो यानी कि आपके पास टाइम जो है अब बहुत कम है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो यानी कि आपके पास इतने सारे ढेरों क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम वाले टीचर्स ने बनाए हुए हैं और इनके आने के 99% चांस है। क्योंकि हमारा सिलेबस फिक्स है, तो सिलेबस फिक्स है तो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं हर साल। चाहे आप 2025 के 7 पेपर सेट उठाकर देख लीजिए, उसमें से आपको 50% तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि 7 पेपर सेटों में से बिल्कुल जो मेन है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए परिभाषाएं हो गई, नियम हो गई, ये बिल्कुल फिक्स है। और जब ये फिक्स है तो ये तो रिपीट होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट है इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स आपको और किस सब्जेक्ट का अनसोल्ड पेपर सोल्व कराना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने जिस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा कमेंट किए तो मैं उसका ही अनसोल्ड पेपर सोल्व कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए CH3, CH2, CHBr, CH2, CH, CH3, CHO। तो हम कुछ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH और ये Br इसके साथ तो Br। ठीक है, अब CH2 और ये आ गया CH। इस CH के साथ है यहाँ पर CH3, इसको यहाँ पर कर देते हैं। और ये आ गया है CHO। देखिए लास्ट में क्या है CHO, यानी कि ये अल, यानी कि क्या है एल्डिहाइड। हम जानते हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के साथ क्या लगता है अल। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हेक्स। और देखिए यहाँ पर देखिए 4 पर क्या है ब्रोमीन, और देखिए 2 पर क्या है, 2 पर है मिथाइल। तो देखिए हाँ, अब आप सोचेंगे कि हम ब्रोमीन का पहले नाम लिखें या हम मिथाइल का पहले नाम लिखें। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, IUPAC का नियम होता है कि हमें अल्फाबेटिकली नेम करने पर ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा सबसे पहले आता है। तो ब्रोमीन आएगा B फॉर ब्रोमीन या M फॉर मिथाइल, तो B फॉर ब्रोमीन आएगा पहले। तो देखिए ब्रोमीन कितने पर है, तो यह है 1 2 3 4 पर है ब्रोमीन। तो हम लिखेंगे इसको 4 ब्रोमो। अब 2 पर क्या है, 2 पर है मेथाइल, 2 मेथाइल। और कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे, कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या है CHO, तो ये हो जाएगा 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्स। और देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में CHO, तो ये आ जाएगा एन, तो ये आ जाएगा हेक्सेनल। तो 4 ब्रोमो 2 मेथाइल हेक्सेनल, इसको बोलेंगे 4 ब्रोमो 2 मेथाइल हेक्सेनल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आपको इसका हिंदी में नाम चाहिए तो 4 ब्रोमो 2 मैथिल, 4 ब्रोमो 2 मैथिल हेक्सेनल। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये IUPAC नाम अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है घ। तो विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। रक्त, यहाँ पर रक्त है, रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है विटामिनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर इसकी पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। पानी या वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि पानी या वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला इसमें वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वे विटामिन जो वसा और तेलों में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में नहीं होते, तो वो क्या कहलाएंगे, वो होंगे हमारे, वो कौन से होंगे, उदाहरण में देखिए विटामिन A, D, E, K, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और देखिए फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन A, D, E, K
ये देखिए किस में घुलनशील है, ये आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है वे विटामिन जो वसा और तेलों में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में नहीं होते। उदाहरण है विटामिन ए, डी, ई, के। अब देखिए आगे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है इस समूह से संबंधित होता है। उदाहरण है बी समूह विटामिन और विटामिन सी। जो विटामिन सी जो होते हैं और विटामिन बी ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई, के। देखिए हालांकि यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, हालांकि विटामिन एच या बायोटीन न तो जल में घुलनशील होगा और न ही वसा में घुलनशील होगा। आप यहाँ पर कहीं नोट डाउन करके लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है। तो देखिए रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार विटामिन है विटामिन के। रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? यह है विटामिन के। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है मोललता की परिभाषा दीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मोललता की परिभाषा बतानी है और उसके बाद हमें 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है तो विलयन की मोललता हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से मोललता। तो देखिए मोललता की परिभाषा ये है, किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे एम से दर्शाते हैं। फिर से देखिए मोललता। तो देखिए किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे हम एम से दर्शाते हैं। और देखिए मोललता बराबर होगा, इसका सूत्र है मोललता बराबर मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। और देखिए हम जानते हैं मोलों की संख्या को हम किस प्रकार निकालते हैं। तो ये मोलों की संख्या होती है n, इसको निकालते हैं भार बटे अणुभार से, यानी कि n बराबर हो जाएगा W/m। तो यानी कि हमारा मोललता को हम m डैश से डिनोट करते हैं, तो मोलों की संख्या आ गई W/m। और देखिए विलायक का भार किलोग्राम में, तो अगर विलायक का भार ग्राम में है तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर किलोग्राम में हो तो यहाँ पर 1000 नहीं आएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन ठीक भी अंश का आंसर आ सकता है और गलत भी आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मोललता की परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी कि किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे हम एम से दर्शाते हैं और मोललता बराबर मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए यहाँ पर है विलायक का भार ग्राम में, तो इसलिए यहाँ पर 1000 से गुणा हुई है। और बात करें मात्रक की, तो देखिए मात्रक मोलों की संख्या का मात्रक क्या है? मोल। और देखिए विलायक का भार किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम। आपको ध्यान रखना है मोललता का मात्रक क्या है? मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि कई बार आपसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स मोलरता हो गई, मोललता और मोल प्रभाज, ये तीनों चारों ऐसे टॉपिक है जिनसे हमारे न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी चाहिए ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि 2019 से 2025 तक आई हुआ है, तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया गया था, तो देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया था 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो यहाँ पर हमें विलायक की मात्रा कितनी दी गई है? 100 ग्राम दी गई है। बोला गया है विलय का 1/10 मोल घुला है, यानी कि यहाँ पर N2 दिया गया है हमें कितना? 1/10 मोल। तो हमें विलयन की मोललता निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया है हमें? हमें दिया है विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा यानी कि W1। ये कितनी दी गई है? ये दी गई हमें 100 ग्राम। और आगे देखिए विलय के मोलों की संख्या कितनी दी गई है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल की संख्या यानी कि N2, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया हमें 1/10 मोल। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें निकालना है विलयन की मोललता। क्या निकालनी है फ्रेंड्स? विलयन की मोललता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलयन की मोललता, हमें ये निकालनी है। तो देखिए हम जानते हैं, अभी हमने अपना हमारा फॉर्मूला देखा था, मोललता बराबर N2 अपॉन में W1
ग्राम में इनटू में 1000। तो यहाँ पर देखिए N2 यानी कि विलय के मोल कितने दिए गए 1/10, तो यानी कि यह आ जाएगा यहाँ पर 1/10। और देखिए W1 ग्राम में ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 100, ये दिया गया 100 और ये आ जाएगा गुणा 1000, क्योंकि ग्राम में इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से गुणा करी थी। तो देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल और इन 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, तो यानी कि 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। और देखिए हम जानते हैं मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, तो हमारा मोललता निकल कर आ गई है 1 मोल प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का कार्लौश का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए जैसे कार्लौश का नियम हो गया, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम हो गया, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, ये वो नियम है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, कार्लौश का नियम। और देखिए इसके 2 अनुप्रयोग हमें बताने हैं। तो देखिए कार्लौश का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए कार्लौश का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। और देखिए बात करें वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, एक पात्र है और इसमें क्या है, इसमें क्या घुला हुआ है, इसमें घुला हुआ है NaCl घुला है। तो देखिए जब इसमें NaCl घुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वियोजित हो जाएगा। ये क्योंकि इसमें धारा क्या होगी, इसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वियोजित हो जाएगा। तो NaCl सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो देखिए कार्लौश का नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, आपको इसमें ज्यादा जो बात ध्यान रखनी है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो देखिए आपको ये सूत्र याद रखना है, उससे आपको अगर ये नियम भी याद ना रहा तो आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए अनंत, इसलिए ये रहा, और मोलर चालकता को हम लैम्डा m से दर्शाते हैं। वैद्युत अपघट्य हो गया NaCl। तो देखिए इस विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायन, इसमें धनायन क्या है, Na+ है, तो हो गया अनंत लैम्डा Na+ प्लस अनंत लैम्डा Cl-, इनके जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि यही हमारा नियम में बोला गया है कि इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब बात करते हैं अनुप्रयोग की। तो इसका अनुप्रयोग होता है, फर्स्ट है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। पहला अनुप्रयोग क्या है, पहला अनुप्रयोग है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, और दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में। तो देखिए ये इसके 2 अनुप्रयोग है, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने पे कितना समय लगेगा। तो देखिए हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर लिखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, तो ये हमारा सूत्र होता है K = 2.303 अपॉन में T log A/A-x, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। K = 2.303 अपॉन T log A/A-x, जहां पर T क्या है, T समय है, और A क्या है, A यहाँ पर सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, और A-x क्या है, A-x है T समय बाद जो सांद्रता होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें वेग स्थिरांक यानी कि K कितना दिया गया है, K दिया गया है हमें 60 प्रति सेकंड। यहाँ पर हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने से, यहाँ पर हमें प्रारंभिक सांद्रता क्या दी गई है, प्रारंभिक सांद्रता 1 दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो A-x दी गई है यानी कि T समय बाद जो सांद्रता दी गई है वो दी गई 1/16। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को हम अपने सूत्र में रख देंगे।
तो यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है सूत्र K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स, जहाँ पर हमें T ज्ञात करना है। A हमें दिया गया है यानी कि प्रारंभिक सांद्रता 1 दी गई है और T समय बाद जो सांद्रता होती है वो दी गई है 1/16 और हमारा यहाँ पर वेग स्थिरांक दिया गया है 60 प्रति सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को सूत्र में रख देंगे। तो K कितना दिया गया था, K दिया गया था हमें 60, तो हम क्या करेंगे, इस T को यहाँ ले जाएंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा T बराबर 2.303 बटे में K log A अपॉन A माइनस एक्स, यानी कि T हमें ज्ञात करना है और हो जाएगा 2.303 अपॉन में 60 और log A क्या है 1 और यहाँ पर A माइनस एक्स कितना दिया गया है 1/16, तो ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा log 16। तो T बराबर 2.303 बटे में 60 log 16 और log 16 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303 बटे में 60। देखिए log 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो हम दिखाई दे रहे हैं ये फॉर्मूला है log m की पावर n का, जो कि होता है n log m। तो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303। अब देखिए जो 4 है ये आ जाएगा गुणे में, क्योंकि जब हम अपना सूत्र लगा देंगे तो वो सूत्र क्या है, वो सूत्र मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं, वो सूत्र है log m की पावर n का n log m, ये होता है वो सूत्र। तो इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब आ जाएगा log 2 और हम सभी जानते हैं log 2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.3010 बटे में हो जाएगा 60। तो देखिए 2.303 गुणे 4 गुणा 0.3010 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 60। तो देखिए जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को काट पीट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 एकम 4 4 पंजे 20, यानी कि जब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे तो आज ये आ जाएगा 0.6932 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 15, ये आ गया 15। तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04621 सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ गया है 0.0462 सेकेंड। तो फ्रेंड्स यही हमें ज्ञात करना था, तो हमारा T निकल कर आ गया है 0.04621 सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का घ, जब Mn का एक भूरा रंग का लवण A HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। आदिक्य में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है। तो A, B व C को पहचानिए तथा होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसमें A, B और C को पहचानना है और इसमें रासायनिक समीकरण हमें लिखनी है। तो यहाँ पर बोला गया है जब Mn का एक भूरा रंग का लवण A है HCl अम्ल से क्रिया करता है, तो देखिए Mn का भूरे रंग का लवण हम यानी कि MnO2, तो हम यहाँ पर लिखते हैं MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। Mn का एक भूरे रंग का यौगिक है, यह HCl के साथ क्रिया करके Cl2 गैस बनाएगा और आधिक्य में बोला गया है ना, आधिक्य में यह गैस NH3 से क्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है। तो आधिक्य में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक NCl3 बनाती है। क्या बनाती है, NCl3, जिसको बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो देखिए अब हम समीकरण करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया था Mn का एक भूरे रंग का लवण, तो वो क्या है, वो है MnO2। MnO2 है, HCl अम्ल से क्रिया करता है। किससे क्रिया करेगा, HCl अम्ल से क्रिया करेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा MnCl2। MnCl2। तो देखिए अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर HCl के 4 अणु लेंगे। तो आ जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है, हमें क्या कंपाउंड प्राप्त हुआ है, A कंपाउंड हमारा ये है और B कंपाउंड हमारा क्या है, B कंपाउंड है हमारा ये। देखिए इसको लिख देते हैं, A कंपाउंड है ये और हमारा B कंपाउंड है ये।
अब इसमें बोला गया था कि आदित्य में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण बनाती है। तो कौन सी गैस? तो क्लोरीन। कौन सी बनाएगी? क्लोरीन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं NH3। हम यहाँ पर अमोनिया की क्रिया कराएंगे, अमोनिया, क्योंकि हमें बोला गया है अमोनिया की क्रिया में आदित्य में यह गैस NH3 से क्रिया करके एक विस्फोटक बनाएगी। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3Cl2। तो जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो बनकर तैयार हो जाएगा NCl3, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? 3HCl। ये NCl3 क्या है? ये है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये हमारा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा बी कंपाउंड क्या, सी कंपाउंड है हमारा ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस प्रकार लिखना है? आपको लिखना है इस प्रकार कि MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn का एक भूरे रंग का यौगिक है। यह HCl के साथ क्रिया करके Cl2 गैस बनाता है और आदित्य में यह Cl2 गैस NH3 से भी क्रिया करके एक विस्फोटक NCl3 बनाती है। तो ये MnO2 HCl के साथ क्रिया करके क्लोरीन बनाएगा और क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। तो हमारे यहाँ पर A, B और C कंपाउंड बनकर तैयार हो गए। यही हमें इस क्वेश्चन में लिखना था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ख का सेकंड पार्ट में मैंने आपसे पूछा गया था कि इसमें फिनॉल की जलीय एनओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है? क्योंकि अभी तक तो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो देखिए वो है हमारी राइमर टीमन अभिक्रिया, जिसको हम रिमर टीमन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एनओएच के साथ कराई जाती है तो सैलिसाइल्डिहाइड प्राप्त होता है और हमारा सोडियम क्लोराइड और हमारा जल बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स आपको और किस सब्जेक्ट का आंसर पेपर चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।